गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोहित कश्यप में, जहां पर हम 12th क्लास की ज्योग्राफी पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। और उसी लेक्चर सीरीज में आज हम लोग 4th चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट पे हैं, जिसका फर्स्ट लेक्चर हो गया है। और उस फर्स्ट लेक्चर के आगे आने वाले टॉपिक जो है हम उसको आज डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 5-6 मेजर टॉपिक्स हैं, उनमें से 3 जो टॉपिक थे वो हमने कर लिए थे पहले लेक्चर में। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखेंगे तो एक अच्छा लिंक और एक अच्छा कनेक्शन है जो दो टॉपिक के बीच में से वो नहीं बन पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को देखने से पहले, आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, तभी आपको 2 आएगा। हर चीज एक सीक्वेंस में चलेगी तो आपके कनेक्शन बिल्ड हो पाएंगे, आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे क्लियर हो पाएंगे। तो 3 टॉपिक हम लोगों ने पहले कर लिए थे, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट और चेंज द मीनिंग ओवर द टाइम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमने बात की, कैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ मीनिंग, और कौन कौन से डायमेंशन है ह्यूमन डेवलपमेंट के, और किस तरह से इकोनॉमी ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग है। ठीक है ना। तो हमने डिफरेंसेस डिस्टिंग्यूश्ड हमने किए इकोनॉमी ग्रोथ और डेवलपमेंट के। तो ये फर्स्ट लेक्चर में ये सभी टॉपिक आपको बिल्कुल विस्तार से और अच्छे से आपको समझाए गए हैं, पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, जिसको आप अपने नोट बुक में आप उसको नोट कीजिए, वो जरूरी है। और एग्जामिनेशन में आपको इन नोट्स की ही सहायता से आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो मैं आज जो 2 टॉपिक हैं मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच एंड अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आज 2 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये दोनों टॉपिक क्या हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट किन बेसिस पे बना हुआ है। हमने मीनिंग को तो समझ लिया है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके बेसिक्स, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर का, हर एक चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आप कभी मिस मत करिए। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि उसमें एक ब्रीफ आइडिया होता है। ठीक है, तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखेंगे ताकि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का कम से कम मीनिंग अच्छे से समझ में आए और ये किस तरह से डिफरेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ से, वो समझ में आए। फिर आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो आप देखेंगे पिलर ऑफ डेवलपमेंट, तब आपको ये समझ में आएगा और तब आपको अप्रोचेस समझ में आएंगे। अदरवाइज अप्रोचेस आपको समस्या होगी, अप्रोचेस को भी और इन पिलर्स को भी समझने के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पिलर्स जहां हम बात कर रहे हैं, पिलर्स क्या है। ठीक है, पिलर का मतलब क्या है। ठीक है, पिलर का मतलब स्तंभ, हिंदी में जिसे हम कहेंगे स्तंभ। तो पिलर मतलब बुनियाद, फाउंडेशन, जिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट स्थायी है, जिस पर वह खड़ा हुआ है, जिस पर वह स्थापित है। तो आपको समझना है कि पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, 4 पिलर हैं आपके इसमें, टॉपिक क्या दे रखा होगा, 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो 4 मेजर पिलर्स दे रखे हैं आपके, 4 मेजर पिलर्स दे रखे हैं आपके। ठीक है, 4 मेजर पिलर्स पर कौन कौन से पॉइंट है, हम ये इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका दे रखा होगा इक्वालिटी। क्या दे रखा है, इक्वालिटी। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, इक्वालिटी के बाद, इक्वालिटी के बाद आपने जो सेकंड है वो आपने दे रखा होगा क्या, सनस्टेबिलिटी। क्या दे रखा है, सनस्टेबिलिटी। थर्ड, प्रोडक्टिविटी। फोर्थ क्या है, फोर्थ दे रखा है एम्पावरमेंट। ये 4 पिलर हैं, ये 4 पिलर हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं और बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम लोग। और आपको हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। ये 4 पॉइंट आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, 2 से 3 पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ 5 से 7 लाइनों का एक एक पैराग्राफ दे रखा है। लेकिन उन 5 से 7
लाइनों में बहुत क्या कहते हैं कंसाइज किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस लेक्चर के माध्यम से आप लोग उस कंसाइज मैटर, उस कंसाइज कंटेंट को पूरी तरह से विस्तार से, संक्षेप विस्तार से और इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट पिलर ऑफ डेवलपमेंट में इक्वालिटी है, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, इक्वालिटी का मतलब क्या है? ठीक है, आप लोगों ने पॉल साइंस में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, समता जो कि लिखा हुआ है, एक समानता है, समता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर पॉल साइंस के टॉपिक को और पॉल साइंस के कंटेंट में नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको पिलर्स ऑफ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमको बिल्कुल फोकस रहना है ह्यूमन डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में, हमको यहाँ पर बात करनी है। तो चलिए इक्वालिटी का हम बात करते हैं। देखिए, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि लोगों को आवश्यकता अनुसार, लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराना, लोगों को क्षमता के अनुसार उनको संसाधन उपलब्ध कराना, या हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों को, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये एक समता का एक बहुत छोटा सा हम क्या कह सकते हैं, एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन, जिसमें अगर हमें एक सेंटेंस में उसको खत्म करना हो तो हम इसको ये कह सकते हैं। ठीक है ना, अब हमें इक्वल करना है, सबको समान रूप से देखना है, सबको समान रूप से संसाधन उपलब्ध कराना है, सबको समान रूप से अवसरों को पहुंचाना है, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, तो यहां पर कास्ट, क्लास, जेंडर, लैंग्वेजेस, निवास स्थान, ठीक है ना, रेजिडेंस, और भी बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, इन रेस, रिलीजन, इन सभी, और इसके अलावा बहुत हैं, ईटीसी, बहुत सारे एक्सेट्रा, इन सभी आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, जब भी हम कोई भी अवसर प्रदान कर रहे हैं, देखिए पिलर, इसीलिए इसको पिलर कह रहे हैं। अगर देश में इक्वालिटी नहीं है तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट आप देखेंगे लो ही मिलेगा। अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर लेक्चर नंबर 3 पर आएंगे, तो जब हम ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जहां पर इक्वालिटी नहीं है, अब वो इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से नहीं है, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी से नहीं है, या वहां पर पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके कारण नहीं है, कारण कोई भी हो, लेकिन अगर इक्वालिटी एब्सेंट है, अगर किसी भी देश में इक्वालिटी एब्सेंट है, ठीक है, वहां पर एचडीआई हमेशा लो ही होगा। ठीक है ना, तो जहां हम बात करते थे कि ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ, जीडीपी ज्यादा होगी, तो जीडीपी की दौड़ में, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम की दौड़ अगर हमने बहुत आगे भी कर ली, बहुत आगे चले भी गए अगर हम जीडीपी की दौड़ में, लेकिन इक्वालिटी नहीं कर पाए, तो हम ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे के पायदान पर ही होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है ना, इसका एग्जांपल हम गल्फ कंट्री से, बहुत अच्छा है कि गल्फ कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एक हम फैक्टर पे बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा कैपिटल अर्न करने के बाद, उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करने के बाद भी वह देश क्या कहते हैं, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एचडीआई में हमेशा नीचे के पायदान या मध्यम श्रेणी में पाए जाते हैं। तो इक्वालिटी एक बहुत मेजर पिलर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या करता है, मजबूत करता है। तो ये सारे ये बेसिस हो सकते हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन समाज में होने लगे, चाहे कास्ट है, क्लास है, वो नहीं होना चाहिए यदि अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें हैं। ठीक, अब इक्वालिटी किस में, क्वेश्चन आ रहा है कि इक्वालिटी तो हो कि भाई इस आधार पर हम क्या नहीं करेंगे, हम
भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन इक्वालिटी कहां कहां करनी है? हमें इक्वालिटी करनी है 3 सेक्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक समानता या आर्थिक समता, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है, पॉलिटिकल या सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी, सॉरी इकोनॉमिकली, सोशल और पॉलिटिकल। इकोनॉमिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो ये 3 इक्वालिटी आपको चाहिए, तब आप ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सबसे मेन पिलर है वो क्या है? इक्वालिटी का। ठीक है, इक्वालिटी में भी कितने प्रकार की इक्वालिटी? 3 प्रकार की इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है ना? तो अब हम धीरे धीरे इन तीनों पर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या आता है, सोशल इक्वालिटी में क्या आता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं हम। देखिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या है, क्या बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तीन मैंने बता दिया आपको, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो तीनों इक्वालिटी पे हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पर? इकोनॉमिक इक्वालिटी पर। देखिए क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी भारत विविधताओं का देश, और इसको पढ़ने से पहले आपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कि कितने वर्किंग पॉपुलेशन का कितना रेशियो कौन सी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों में एंगेज्ड है, ये पढ़ा आपने। ठीक है, तो यहां से इकोनॉमिक इक्वालिटी शुरू हो रही है, क्योंकि कुछ लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री में लगे हैं, कुछ लोग कहीं लगे हैं। तो जहां पर डाइवर्सिटी है, ठीक है, जिसके कारण, और डाइवर्सिटी में भी हम देखेंगे कि कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग तो बहुत सैकड़ों में कमा रहे हैं, 500, 700, 800, कुछ लोग हजारों में अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग लाखों में अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग करोड़ों में अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और भारत के दृष्टिकोण से और विकासशील देशों में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई देती है। एक, आप बड़े महानगरों में देखिए, महानगरों में आप चले जाइए, ठीक है, आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, एक तरफ आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी आपको, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, मॉल्स हैं, सिनेमाज हैं, ठीक है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये आपको एक बहुत क्या कहते हैं, चकाचौंध वाला जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज का एक नजारा दिख रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको स्लम भी दिख रहा होगा, समझ रहे? एक तरफ स्लम और एक तरफ वो गगनचुंबी इमारतें, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बिजनेस मॉल, बिजनेस कॉम्प्लेक्स, मॉल, ये सब। तो वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? वो प्रदर्शित कर रहे हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। एक व्यक्ति 100 से 200 रुपए पर दिन कमा रहा है, पर डे कमा रहा है, और एक व्यक्ति 1000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है। तो भाई ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, वह जो आय का असमान वितरण है, जो इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसको जन्म देता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? आर्थिक समता स्थापित करने के लिए क्या करेंगे? तो कुछ विकासशील देश क्या करती हैं? कुछ प्रोग्राम चलाती हैं। आपने सुना होगा पीडीएस के बारे में। क्या सुना है आपने? पीडीएस सुना है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हिंदी में बता दे रहा हूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि आप जानते होंगे राशन व्यवस्था। क्या है? राशन सिस्टम। ठीक है, जहां पर क्या किया हुआ है? 3 भागों में बांटा हुआ है, एपीएल, बीपीएल, ठीक है, और एक है अंत्योदय।
3 लेवल पर हमने क्या किया है, बांटा है पूरे के पूरे समुदाय को। पीडीएस क्या करता है कि हम पीडीएस व्यवस्था में क्या है कि हम उस व्यक्ति को जो आय के आधार पर पिछड़ा हुआ है, जो आय के आधार पर पिछड़ा हुआ है, उसको भोजन की व्यवस्था करें। ठीक है, उसको भोजन की व्यवस्था करें। तो भोजन की व्यवस्था कैसे करें, उस भोजन की व्यवस्था को कैसे हमने क्या कह सकते हैं व्यवहार में लाया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, अंत्योदय जो बहुत ज्यादा गरीब है, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति है वो। ठीक है ना, ये वर्ड जो है गांधी जी का दिया हुआ है। ठीक है, अंत्योदय मतलब समाज का बिल्कुल निम्न वर्ग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दैनिक संघर्ष कर रहा है, डेली स्ट्रगल है उसकी लाइफ में, तो उनको भी तो भाई भोजन पहुंचाना है। ठीक है ना, उनको भी भोजन पहुंचाना है। तो क्या क्या है, 3 प्रकार के राशन कार्ड बनाए हैं, एक एपीएल वाले, एक बीपीएल वाले और एक अंत्योदय। एपीएल वालों को राशन नहीं दिया जाएगा, बीपीएल वालों को राशन दिया जाएगा 5 या क्या कहते हैं 5 रुपए किलो गेहूं और चावल का कुछ कुछ रेट है। अंत्योदय वालों को और कम। ठीक है ना, अंत्योदय वालों को क्या है 1 रुपए किलो गेहूं है, 2 रुपए शायद ऐसा है, 2 1 2 3 का है शायद, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल और 1 या 2 रुपए किलो मोटा अनाज। ठीक है, जिसमें दाल वगैरह ये सब शामिल की गई है। तो बहुत सस्ते दामों पर हम लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि समाज में जो इनइक्वालिटी है पैसे की, ठीक है ना, जो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं हम इन व्यवस्थाओं से क्या करें, इन व्यवस्थाओं से उन इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में, समता में बदलें, जो असमानताएं आई हैं आर्थिक। ठीक है ना, इसके अलावा और एक सिस्टम हमारे पास क्या है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक अच्छी व्यवस्था है क्या करने की, इकोनॉमिक इक्वालिटी को स्थापित करने की। अब जो क्या करती है देश की सरकार निर्धारित करती है एक विशेष रकम, इस रकम से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति वार्षिक आय अधिक कर रहा है तो हम उससे क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। और वो टैक्स का पैसा कहां लगेगा, ये भाई पीडीएस, ये 2-2 रुपए किलो और 5 रुपए किलो जो गेहूं चावल बढ़ रहा है वो कहां, सरकार या मंत्री अपनी जेब से नहीं देंगे, वो कहां से देंगे, इस इनकम टैक्स के पैसे से, इस इनकम टैक्स के पैसे से। और ना केवल पीडीएस इनकम टैक्स के पैसे से, और भी अदर्स पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक जो क्या कहते हैं अदर खर्चे हैं पब्लिक के, वो निकाले जाएंगे। तो इनकम टैक्स से क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है, और देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स है हमारे यहाँ, क्या है, टैक्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा भी होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई विशेष रकम वो निर्धारित करते हैं कि भाई ये एग्जांपल दे रहा हूं, 5 से 10 लाख रुपए वार्षिक आय कमाने वाले 10% देंगे। ठीक है, जो 11 से 20 कमाएगा वह 20% देंगे। ठीक है, और जो 20 से ज्यादा कमाएगा, जो 20 से ज्यादा कमाएगा वो 30% देंगे। इस तरीके से वो भारत सरकार इनकम टैक्स को निर्धारित करती है। तो जिससे क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति 10 लाख तक सीमित है वो 10% देगा, जो 20 तक सीमित है वो 20% देगा, जो 20 से अधिक कर रहा है वह 30% टैक्स देगा। तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ रहा है। इसका मतलब सही है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टैक्स भी ज्यादा देना होगा, परसेंट रेट ऑफ टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा, और जिसकी ज्यादा इनकम वह ज्यादा परसेंट ऑफ टैक्स देगा। इससे क्या स्थापित होगा, इकोनॉमी इक्वालिटी। ठीक है ना, तो ये एक दूसरा टूल्स है इकोनॉमिक इक्वालिटी को क्या करने का, स्थापित करने का। तो समझ ही गए होंगे आप लोग, एक पीडीएस सिस्टम, एक इनकम
टैक्स, जिससे इकोनॉमिक इक्वालिटी आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और सरकार क्या कर रही है, सरकार के और क्या कदम है जो इकोनॉमिक इक्वालिटी निर्धारित करेगी। तीसरा पॉइंट है सब्सिडी। तीसरा पॉइंट क्या है, सब्सिडी। आपने सुना होगा सब्सिडी, ठीक है ना। अब सब्सिडी से क्या हो रहा है, जो महंगी चीजें हैं और आवश्यक भी हैं, जो महंगी चीजें हैं और आवश्यक भी हैं, उन पर सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। ठीक है, उन पर सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है, ताकि वह वस्तु महंगी और आवश्यक होने के कारण हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना। जैसे आपको गैस सिलेंडर पे सब्सिडी है, ठीक है, 700 का हो गया, 1000 का हो गया सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर जो गैस है वो ईंधन है, और ईंधन आपको अनिवार्य है। अगर ईंधन नहीं होगा तो आप घर में खाना कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वह आवश्यक है, वो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर एक परिवार के लिए जरूरी है, इसलिए सरकार उस पर क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। ठीक है, बिजली, ठीक है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जरूरी है, इस पर सब्सिडी सरकार दे रही है। तो ये क्या है, यही है इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है ना, बहुत सारे क्षेत्रों पर है। अब क्या कर रही है, होम लोन पर भी सब्सिडी मिल रही है, होम लोन पर भी सब्सिडी है, गैस पे सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी है, और भी वो आइटम्स जो नेसेसरी हैं, एसेंशियल गुड्स में शामिल है। तो है यहां पर सब्सिडी एक तरीका है। अब सब्सिडी में सरकार क्या करती है, मान लो एलपी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लें, किसका ले लें, गैस का ले लेते हैं। ठीक है, अब गैस कंपनी हिंदुस्तान गैस है, इंडियन गैस है, तो गैस एक सिलेंडर मान लेते हैं 500 रुपए का पड़ता है, एक सिलेंडर 500 का कंपनी बेच रही है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, सरकार कहती है कि आप 500 का ही दें, कि आप 500 का ही दें उस कस्टमर को, लेकिन सॉरी फिर से करते हैं, अगर एक गैस सिलेंडर 500 रुपए का है और वह सरकार उस गैस कंपनी को कहती है कि आप इसे 500 का मत बेचिए, आप इसे 300 का बेचिए। फिर गैस सिलेंडर की कंपनी कहती है फिर 200 रुपए हमें कौन देगा, सरकार कहती है हम देंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, 200 रुपए उस कंपनी को दे रही है, 300 रुपए में कस्टमर को मिल रहा है, क्योंकि 200 की क्या मिली, सब्सिडी। लेकिन अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया है, आपको ये 500 का ही खरीदना पड़ेगा, आपको ये 500 का ही खरीदना, पहले ऐसा होता था, अब क्या हो रहा है, अब 500 का ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन 200 रुपए आपके गवर्नमेंट कस्टमर के पास जाएगा, आपके बैंक में चला जाएगा। अब कंपनी को सरकार नहीं दे रही है डायरेक्ट, ठीक है ना, अब कंपनी को सरकार नहीं दे रही है, अब कस्टमर को सरकार सब्सिडी डायरेक्ट दे रही है। किसका बेनिफिट दे रही है, 200 रुपए का, जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ रहा है। अब भी आ रहा होगा, आपको पहले मार्केट रेट पर ही खरीदने हैं, इसीलिए 800-900 रुपए का सिलेंडर हो गया है। ठीक है, बाकी 200-300 रुपए जो सब्सिडी के हैं वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, वो एक पॉलिटिकल वोट बैंक कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि आप सीधा कंपनी को भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सीधा कस्टमर को मिलती है, तो ठीक है, कस्टमर उसको कैसे भी यूज कर सकता है। तो एक सब्सिडी है जहां जो क्या करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी स्थापित करने की कोशिश करती है। ठीक है, पीडीएस हो गया है, इनकम टैक्स है, और सब्सिडी हो गई है। चौथा है पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, लोक नीतियां कह सकते हैं हम इसको, जिसमें सरकार इकोनॉमिक इक्वालिटी को निर्धारित करने के लिए कुछ पब्लिक पॉलिसीज बनाती है। पब्लिक पॉलिसीज में जैसे कि हम कह सकते हैं बेरोजगारी भत्ता देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। ठीक है, इसके अलावा और आपको स्कॉलरशिप दे रही है। ठीक है, स्कॉलरशिप सोशल सिक्योरिटी में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी है कि क्योंकि पैसा मिल रहा है तो इकोनॉमिक इक्वालिटी को निर्धारित करने की बात कर रही है। और मनरेगा आप देखेंगे, ठीक है ना, मनरेगा एक स्कीम
जहां पर आपको साल में, एक वर्ष में 100 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर आपको 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार आपको उस प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको भत्ता देगी। तो मनरेगा, बेरोजगारी भत्ता, इस तरीके की पब्लिक पॉलिसीज जिससे सरकार इकोनॉमिक इक्वालिटी को निर्धारित करती है। तो ये सारे टूल्स हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी को निर्धारित करने वाले। क्या होगा, ताकि सभी व्यक्ति और समाज में हर एक वर्ग, जो क्लास है, वह आर्थिक रूप से एक जैसी हो जाए। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से समानता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी और जितना ज्यादा इनइक्वालिटी होगी हमारे देश में या किसी भी देश में, अगर आर्थिक असमानताएं बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा अंतर है इनकम में, तो वहां पर आप ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिसके पास अगर आर्थिक असमानताएं हैं तो ये स्वाभाविक है, अगर आर्थिक असमानताएं ज्यादा हैं तो जिसके पास वह संसाधन नहीं पहुंचे हैं, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, वह आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे की तरफ खींचेगा और आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। ठीक है, वो मेजरमेंट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट में नीचे रहेंगे। इसके अलावा इनइक्वालिटी अगर रहेगी तो और क्या होगा, नक्सलवाद जैसी समस्याएं आएंगी। ठीक है ना, मजदूर क्रांति जैसी समस्याएं आएंगी। ठीक, क्योंकि हमेशा जो कमजोर वर्ग होगा, जो पिछड़ा वर्ग होगा, वह सरकार में विश्वास और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करेगा, वह क्रांति करेगा, आंदोलन करेगा, तो समाज में अराजकता कहीं ना कहीं रहेगी। इसी कारण अब जब अराजकता रहेगी तो ये अराजकता आपको मानव विकास की तरफ नहीं लेकर जाएगी, वह मानव विकास से कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगी, डेविएशन आएगा। तो ये बहुत बड़ा पिलर है। ठीक है ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी का। अगला इक्वालिटी में ही अगला पॉइंट जो है वो है सोशल इक्वालिटी। वो क्या है, सोशल इक्वालिटी। तो सोशल इक्वालिटी में आप देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि समाज में हम सभी जाति धर्म के लोगों के साथ समान अवसर साझा कर सकें, समान संसाधन साझा कर सकें। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसमें बहुत देखिए समस्याएं क्या क्या है सोशल इक्वालिटी के बीच में। समस्या हम क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये तीन तो बेसिक डिस्क्रिमिनेशन भारतीय संदर्भ में है, और ना केवल भारतीय संदर्भ में, हर एक डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखेंगे कलर पे, कहीं कहीं रेसिस, कलर, ये सारे के सारे आपके बेस होंगे जहां पर कहीं ना कहीं ये समस्याएं आ रही होंगी। जिम्बाब्वे में आप देखिए, ठीक है ना, कलर और रेस को लेकर जो मूवमेंट्स रहे, अफ्रीका में आप देखिए, साउथ अफ्रीका में आप देखिए। ठीक है ना, अब लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें कहीं ना कहीं जो है कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी विकासशील देशों में इस तरह की मानसिकता बनी हुई है, वो चाहे पॉलिटिकल ओरिएंटेड हो। ठीक है, आप पाकिस्तान में ही देख लीजिए, जो अल्पसंख्यक है उनके साथ लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक है, और ना केवल ये अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर भी आप देखेंगे कहीं जो इस्लामिक देश हैं वहां पर भी शिया और सुन्नी को लेकर बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। आप इतिहास के पन्नों में अगर देखेंगे और इतिहास को खंगालेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कहीं ना कहीं इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो ही रही है हमेशा और होती ही रहेंगी। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। जैसे कि आप वर्ल्ड वॉर में आप देखेंगे यहूदियों को, ठीक है ना, जो हिटलर है उसने बहुत ज्यादा अत्याचार किया और एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया। तो इस तरह की समस्याएं जब रहेंगी तो सोशल इक्वालिटी नहीं बन पाएगी, और जब सोशल इक्वालिटी नहीं बनेगी तो आपका एक पिलर कमजोर हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पिलर कमजोर हो जाएगा। तो इन आधारों पर जो सामाजिक भेदभाव है वह ना हो, ठीक है ना, तो अब भेदभाव ना हो, और जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है ना, जो पिछड़ गए हैं, जो दलित हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, उनके लिए क्या करें, ठीक है ना। अब ये समस्याएं तो हैं, इन समस्याओं के
सोल्यूशन क्या है, तो हम देखेंगे हमारे संविधान में क्या है, आरक्षण व्यवस्था है। क्या है, आरक्षण व्यवस्था है, रिजर्वेशन पॉलिसीज है। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन कैसा है, ये रिजर्वेशन दो बेस पर है, एक कास्ट बेस पे है, एक कास्ट बेस पर है और एक जेंडर बेस है। ठीक है ना, जेंडर बेस अब थोड़ा कम देखेंगे। देखिए जेंडर बेस में आप देखेंगे जैसे कि 33% रिजर्वेशन है किनका, विमेन का, किनका, वुमेन का, कहां पर, लोकल गवर्नेंस में, लोकल गवर्नेंस में या लोकल बॉडीज में। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर सकते हैं एनसीडी वाले में, रूरल उसमें, और पंचायत में। पंचायत में क्या है, पंचायत में 33% आरक्षण। तो ये जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन है। इसके अलावा कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है ना। तो ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, ये रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया है ताकि हम कहां जाएं, हम आ जाएं सोशल इक्वालिटी पर। क्योंकि ये समाज के वो तबके हैं, ये समाज के वो वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल विचलित हो गए हैं, और इनके डेवलपमेंट के लिए और ये विकास के समान और सभी वर्गों को समान लेकर चल सके, इसलिए हमने ये रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज बनाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे दे रखी है। इसके अलावा एक और है अल्पसंख्यक वाला। ठीक है ना, अल्पसंख्यक के क्या आधार है, दो ही आधार हैं, एक भाषा और एक धर्म। तो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को राज्य की जनसंख्या के अनुसार हम देखेंगे। ठीक है, और उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए हैं हमने। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम उनके लिए भी, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, सोशल इक्वालिटी के घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां उनके साथ हम जुड़ सकें। ठीक है, और सभी समाज के सभी वर्ग एक विकास की राह में आ सकें। तो अल्पसंख्यक भाषा धर्म के आधार पर आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और व्यवस्था है, दूसरा क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा पॉइंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स दे रखा है आपको। ठीक है, कोई जिसमें समानता का अधिकार, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की पॉल साइंस में, समानता का अधिकार। तो वो क्या कर रहा है, समानता का अधिकार अपने आप में आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार क्या बताता है कि कास्ट पे, क्लास पर, जेंडर पर, रेस पर, मूल निवास के स्थान पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, सोशल इक्वालिटी को स्थापित करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टूल्स और ये सारे बेसिस जिस पर सोशल इनइक्वालिटी देखी जाती है, ये सारे बेस थे, और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं क्या थे, जो हमको सोशल इक्वालिटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो दो पॉइंट हमने यहां पर देखे, आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं देखी, अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रोविजन देखे, और मूल अधिकार जो कि हमें सोशल इक्वालिटी की तरफ ले जा रहे हैं। अभी और है, ठीक है, और क्या है भाई, और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, ये भी हमें कहा ले जा रहा है। ठीक है, समाज में समानता स्थापित जब ही होगी जब हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा। शिक्षित होने के साथ साथ उसको अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, और ये ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं, इस ज्ञान का व्यवहारिक जो रूप है वह भी उसको पता होना चाहिए। यदि अगर उसको ये पता नहीं होगा तो वह आरक्षण का लाभ कैसे लेगा। ठीक है, कोई अल्पसंख्यक है, उसे पता ही नहीं है कि उसके विकास के लिए भारतीय सरकार ने, राज्य सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, तो वह उन प्रावधानों का लाभ कैसे उठाएगा जब तक वह शिक्षित नहीं होगा, जब तक वह शिक्षित नहीं होगा। तो एक क्या किया हुआ है, एक आरटीई, पॉइंट नंबर क्या है, थर्ड है। पहला क्या था, आरक्षण। ठीक है, पहला क्या था, आरक्षण, दूसरा क्या था, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और तीसरा क्या है तुम्हारा, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, जिसमें हमने जो प्राथमिक
शिक्षा है उसको फ्री किया। 14 साल तक के व्यक्ति, 14 साल तक के बच्चे के लिए, व्यक्ति तो नहीं भाई, 14 साल का व्यक्ति थोड़ी होता है, 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री में शिक्षा दान की गई। तो ये सोशल इक्वालिटी की हम बात करते हैं। इसके अलावा कुछ साक्षरता से संबंधित, साक्षरता वृद्धि के लिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए जो भी हमारी नीतियां हैं, ठीक है, बहुत सारी नीतियां हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, मिशन ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी में ही सोशल इक्वलिटी में आएंगी। तो भाई समाज में हमें क्या करना है, समाज में हमको समता स्थापित करनी है, ठीक है, इसलिए हम इसको मेन पिलर कह रहे हैं, इसलिए हम इसको मेजर पिलर कह रहे हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं किसकी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की। किसकी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी में ये बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इसका मतलब कि आपको डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल इक्वालिटी ना, ठीक है, ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको बहुत ज्यादा सजग बनाती है। अगर राजनीतिक समानता नहीं है ना, तो देश में किसी भी प्रकार की समानता हो ही नहीं सकती, क्योंकि राजनीतिक समानता का अपने आप का एक अलग महत्व है, क्योंकि राजनीति डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चलाती है। जितने भी बड़े डिसीजन हैं वो आपको लीडर को लेने हैं, मिनिस्टर को लेने हैं, और लीडर मिनिस्टर कौन बनेगा, यदि पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होगी तो क्या होगा, तो नेपोटिज्म होगा ना, क्या होगा, वंशवाद होगा। तो भाई वो नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए मैं फिर से वही कहूंगा, क्या है हमारे पास, एफआर। एफआर क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, एफआर है। और क्या कहते हैं उसे, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ऐसा कुछ है ना इंग्लिश में। तो भाई क्या है ये, कि एक निश्चित आयु के पश्चात 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को अपने बुद्धिमत्ता से और अपने जागरूक मस्तिष्क से अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का क्या है, अधिकार है, स्वतंत्रता है। वही क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। और यही वोटिंग राइट्स जो है ना, ये आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट, इससे बड़ी इक्वालिटी क्या है। अब देखिए कि आप 2-3 साल बाद वोटिंग करने जाएंगे, कुछ लोग अगले साल ही जाएंगे, 18 के 12, 5, 17 अगले साल ही जाएंगे सारे लोग ऑलमोस्ट। तो आप देखेंगे कि जो 1 करोड़ रुपया भी हर दिन कमा रहा होगा ना, धीरू भाई अंबानी के पुत्र मुकेश अंबानी है, ठीक है, और कौन कौन है वो, अनिल अंबानी है, कितने बड़े लोग हैं, टाटा है, रतन टाटा, वो भी अगर वोट करने जा रहे हैं ना, तो उनके लिए भी वही लाइन होगी, वो भी लाइन में लगे हुए होंगे, वोट करने जाएंगे। और इतना अर्न कर रहे हैं, क्या वो 2 वोट कर सकते हैं, नहीं, वो भी 1 वोट करेगा। और एक रिक्शे वाला कितना वोट करेगा, वो भी 1 वोट करेगा। इसका मतलब क्या है, वोटिंग राइट्स सबके लिए इक्वल है, और सबके पास एक ही बार वोट करने का राइट है। ये नहीं मैं अरबों कमा रहा हूं तो मैं कम से कम 10 वोट करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं तो ज्यादा कमा रहा हूं, और ज्यादा कमा रहा हूं तो मैंने तो ज्यादा टैक्स दिया है। मैंने अभी क्या बताया, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बताया कि 10 लाख तो इतना %, 20 लाख, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो आपका रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ रहा है। तो कोई क्या, मैंने तो सरकार को इतना पैसा दिया है, मुझे भी एक ही वोट मिलेगा। और रिक्शे वाला तो कुछ टैक्स नहीं देता, बल्कि वो तो टैक्स का पैसा हमारा खाता है, और वो भी 1 वोट कर रहा है। तो ये कैसा इक्वालिटी है, यही है पॉलिटिकल इक्वालिटी, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है, ना केवल वोटिंग राइट्स, बल्कि इलेक्शन में नॉमिनेशन भरना और नॉमिनेट होना, खड़ा होना, प्रत्याशी एज ए कैंडिडेट खड़े होने की भी आजादी। और वह कैंडिडेट कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का हो, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी क्लास का हो,
ठीक है ना। तो भाई वो कैंडिडेट खड़ा हो सकता है एज ए कैंडिडेट। तो इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट ऑफ वोटिंग, फंडामेंटल राइट्स और एज ए कैंडिडेट खड़े होने का राइट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कहां ले जा रहा है? एक इक्वालिटी की तरफ, पॉलिटिकल इक्वालिटी की तरफ लेकर जा रहा है। देखिए ईरान ऐसा देश जो अभी 2-4 साल पहले वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिला है, वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिला है। इवन हम तो विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मैं आपको बताऊं बहुत सारे डेवलप्ड ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें जब वे आजाद हुए तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स थे ही नहीं, और ना केवल महिलाओं को, कुछ कुछ ऐसी क्लासेस थी, ठीक है ना, कोई किसान है वो वोट नहीं करेगा, ठीक है ना, या एक विशेष इनकम अगर आप अर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, यानी कि अर्निंग बेस्ड हो गया वोटिंग राइट्स तो। लेकिन भारत में जैसे हम लोग आजाद हुए और आजाद होते ही हमारे पास क्या था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक मताधिकार, जो एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। वही क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। ईरान और इराक ये सब क्यों पीछे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? क्योंकि पॉलिटिकल राइट नहीं है हर एक को। अभी 3-4-5 साल पहले शायद ईरान में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो भाई क्या चाहते हैं कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में एकदम से जंप कर जाए? नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो इक्वालिटी है ही, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सतत पोषणीयता पर। सेकंड पिलर, सेकंड पिलर देखिए, सेकंड पिलर क्या है? सस्टेनेबिलिटी। सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता, इस वर्ड को आप लोग आसानी से जानते होंगे, ठीक है। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल से ही सस्टेनेबिलिटी बना है, ठीक है, सस्टेनेबल से ही सस्टेनेबिलिटी बना है। सस्टेनेबिलिटी क्या है? यानी जो इसका मीनिंग सब, जब भी सस्टेनेबिलिटी वर्ड आए तो क्या है? जारी रहे, जो कंटिन्यू रहे, लगातार, जो लगातार कंटिन्यू अपना जो प्रोसेस है वो लगातार जारी रहे। देखिए अब कॉन्टिन्यूटी, लगातार, निरंतरता, कंटिन्यू कैसे रहेंगी? कोई भी चीज कंटिन्यू कैसे रहेंगी? अगर हम, इसका जो मेजर पॉइंट है ना वो ये है, सेंटर आइडिया जो है वो ये कहना चाहता है कि आपके पास जो संसाधन है, वर्तमान में देश के पास जो संसाधन है, वह संसाधन आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचे। पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है। दूसरा और क्या है कि जो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, इस क्वालिटी ऑफ लाइफ का एनहेंसमेंट, इसे डिटोरिएट नहीं करना है, इसका ही एनहेंसमेंट आने वाली जनरेशन को मिले। कहीं ऐसा ना हो कि आप आज के विकास को एंजॉय कर लें, आज का विकास कर लें, और कल जो आने वाली पीढ़ी है उसके पास विकास करने के लिए संसाधन ही ना हो, ठीक है, उसके लिए संसाधन ही ना हो। तो भाई यहां पर सीधी बात है, विकास का ऐसा रूप, ऐसा फॉर्म, द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट विच इज सस्टेनेबल, ऐसा रूप जो क्या है? टिकाऊ हो, जो टिका रहे या जो जारी रहे, ठीक है ना। हम बहुत सारा उत्पादन करें, आर्थिक वृद्धि, पैसा ही पैसा है, क्या हो? हम आर्थिक वृद्धि करें और पैसा ही पैसा हो। पैसा पैसा कब होगा? ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करने के बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा और हम बढ़ जाएंगे। लेकिन उस अधिक उत्पादन को करने की प्रतिस्पर्धा में, उस कंपटीशन में हम अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर रहे हैं,
तो आज एक पॉइंट पे तो हम जाकर विकास को प्राप्त कर लेंगे, एक पॉइंट पे जाके हम विकास को प्राप्त कर लेंगे। क्या होगा, यहां से हम विकास शुरू करेंगे, ग्राफ बना के दिखाता हूं छोटा सा, देखिए यहां से हम बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग करते रहेंगे और हमारा डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है, करते रहे, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद हमारे क्या हो जाएंगे, संसाधन एंड हो जाएंगे। यहां पर क्या हो गया, संसाधन एंड हो गया। तो ये डेवलपमेंट का जो ग्राफ था जो बढ़ रहा था वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो डेवलपमेंट यहां से हम लोग शुरू किए थे, ये टाइम है, यहां से शुरू किया था और फिर से हम कहां आ गए, यहीं आ गए। तो भाई डेवलपमेंट का वो रूप नहीं करना कि हम यहां पर एक पॉइंट के बाद घटना शुरू हो जाए, नहीं, विकास का ये रूप नहीं चाहिए। विकास का क्या रूप चाहिए, हमें चाहिए विकास का इस पॉइंट पर पहुंच गए और ये लगातार हम सस्टेन करते रहे। ये ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए, संसाधन खत्म होंगे तो ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं कि संस्टेबिलिटी, किस में जारीपन और किस में कॉन्टिन्यूटी वह चाहते हैं, ठीक है। तीन कॉन्टिन्यूटी की हम तीन सेक्टर में कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे हम लोग। पहला पर्यावरण, एनवायरमेंट, दूसरा वित्तीय संसाधन, पर्यावरण संसाधन, एनवायरमेंट रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्सेस कह लीजिए आप, ठीक है। तीसरा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। तीन रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तीन रिसोर्सेज हैं जिनको हमें कंटिन्यू रखना है, तभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट के सस्टेनेबिलिटी पिलर को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में क्या, कैसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, सबसे पहला हम उसको ऑप्टिमम यूज करें, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का अनुकूलतम प्रयोग, संसाधनों का हमें अनुकूलतम प्रयोग पड़े। अनुकूलतम प्रयोग का मतलब क्या है, किसी भी रिसोर्स को यूज करने में हम कम से कम उसको यूज करें और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम ले पाए, यानी लोएस्ट इनपुट और हाईएस्ट आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, वही क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये नहीं एक पेड़ काटा, पता चल रहा है उसमें केवल 5 किलो या 10 किलो कागज बन रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसी टेक्निक डेवलप करनी है कि उस एक पेड़ से 50 किलो हम पेपर जनरेट कर सकें, ठीक है ना। और अभी आगे बताएंगे कि उस जो पेड़ को हम काट रहे हैं उसके, जब एक पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगा भी दें, ठीक। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, पहला पॉइंट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में सतत पोषणीयता बनाए रखनी है, तो ऑप्टिमम यूज करना है हमको सभी को। दूसरा क्या है, नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व भी करना है, संरक्षण भी करना है। ये नहीं कि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम सारे संसाधनों को खत्म कर दें, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और क्या है, और क्या पॉइंट है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कम इनपुट, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट,
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला जो हमारा पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी भी है, ऑप्शनल रिसोर्सेज फॉर नॉन रिन्यूएबल। जो अनवीकरणीय संसाधन है, जो अनवीकरणीय संसाधन है, उनके लिए हम अन्य वैकल्पिक संसाधनों को सर्च करें, शोध करें, रिसर्च करें, ठीक है ना। कैसे? जैसे कोल है, ठीक है ना, अब वो क्या है? अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम जो कोल से थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी है, हम उसको चेंज करें न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्यों ना उसको चेंज करें हाइड्रो पावर में, क्यों ना उसको चेंज करें विंड एनर्जी में। समझ रहे कि नहीं? यानी कि जो नॉन कन्वेक्शनल सोर्स या मोड ऑफ एनर्जी है, हम उसका यूज करें जो नवीकरणीय है, ठीक है ना। तो चौथा क्या है? ऑप्शनल रिसोर्सेज। हम अदर वैकल्पिक अनवीकरणीय संसाधनों के लिए वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढे, जिसमें हम विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इन सारे एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करें, तभी हम विकास को सस्टेनेबल रूप दे पाएंगे, ठीक है। ये तो पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्सेज की बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वित्तीय संसाधन की, ठीक है। वित्तीय संसाधनों को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? वित्तीय संसाधनों को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म, देश के वित्तीय संसाधनों को हम दीर्घकालिक पब्लिक जो पॉलिसीज है, पब्लिक पॉलिसीज है, उसमें हम लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। जिससे क्या होगा? रिटर्न हम देर से आएगा लेकिन ज्यादा आएगा, जिससे वह कंटिन्यू रह पाएगा, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी हमारी, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसी में हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें, एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर चलें और उस पर हम लोग इन्वेस्ट करें, और इस तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हम ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करें, हम पावर प्लांट पे खर्चा करें, हम हॉस्पिटल्स पे खर्चा करें, हम इंडस्ट्रीज पे खर्चा करें, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाएं, ब्रिज बनाएं, पावर ग्रिड बनाएं, प्लांट बनाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग अर्न कर सकें और नेशनल इनकम को इनहेंस कर सकें। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? इससे क्या कर पाएंगे? हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंटिन्यू सस्टेनेबल कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पर। क्या करेंगे हम लोग? ह्यूमन रिसोर्स पर। ये आप लोगों ने कर लिया होगा। मानव संसाधन किस तरह से कंटिन्यू रह पाएंगे या कैसे सस्टेनेबल करें हम मानव संसाधनों को? सिंपल सी बात है, इसका एक ही लॉजिक है और एक ही तरीका है। हम प्रोडक्टिविटी वाले पॉइंट में हम इसको पढ़ेंगे, जो कि अगला वाला है हमारा, ठीक है, कि हम मानव को स्किल्स दें, मानव को कुशलता सिखाएं या कौशल सिखाएं, ठीक है, उसको एजुकेशन दें, उसको प्रोफेशनल कोर्सेज कराएं, और क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, शोध और विकास पर हम लोग खर्चा करें, ठीक है। तो मानव क्या है? मानव भी तो एक संसाधन है ना। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन आल्सो अ रिसोर्स। हम इसको भी तो ऐसा मानव को ऐसा यूज नहीं कर दें कि केवल एक ही, जैसे आज
मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, तो मानव ने अपने आप को ऐसा यूज किया, खुद से ही ऐसा यूज कर लिया कि वह जी नहीं पा रहा है। वायरस फैला हुआ है, पॉल्यूशन इतना है, पॉल्यूशन से इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, लंग्स खराब हो रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है, हार्ट अटैक जैसी डिजीजेस पनपने लग गई हैं, नर्वस सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है, श्वसन जो तंत्र है हमारा, रेस्पिरेशन सिस्टम है, वह खराब हो रहा है। तो मानव को क्या करना है? मानव को एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी, और अपने आप को इस तरह से प्रयोग करना है जिससे वह विकास को क्या कर सके, अपने विकास को यूज कर सके, कम से कम विकास का मजा तो ले सके आने वाली पीढ़ी। तो हमें क्या करना होगा? मानव को कौशलता सिखानी है, स्किल्स देना है, ठीक है, उसको एजुकेशन देनी है, उसको प्रोफेशनल कोर्सेज कराने हैं, ठीक है, शोध और विकास पे खर्चा करना है, मेडिकल फैसिलिटीज पर खर्चा करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मानव विकास और मानव विकास का जो पिलर है सस्टेनेबिलिटी, उसमें मानव संसाधन को हम कैसे आगे तक लेकर जाएंगे, इसका आने वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो पार्ट में आप और अच्छे से समझेंगे इन चीजों को, ठीक है ना। तो ये थी सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट, जो एक पिलर था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का। अगला पिलर क्या है? अगला पिलर है प्रोडक्टिविटी। अगला पिलर क्या है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उत्पादकता। आप समझेंगे इसको हम क्या है। देश में जब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, अगर वहां के लोग प्रोडक्टिव नहीं होंगे, वहां के लोग अगर उत्पादकता या उन लोगों की उत्पादकता निम्न होगी, तो आप ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब आप उत्पादन अधिक नहीं कर पाएंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फिर पब्लिक ग्रोथ नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर पब्लिक पॉलिसीज नहीं बनेंगी, पब्लिक पॉलिसीज नहीं बनेंगी तो वेलफेयर नहीं होगा, और फिर से वही हम विकास की राह से विचलित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी अपने आप में सबसे पहला क्या है? वही स्किल्स टू ह्यूमन। हमें स्किल्स देनी है, मानव को क्या देनी है? कुशलता देनी है, ताकि वो प्रोडक्टिविटी गेन कर सके। जैसे हमने एक वर्ड बोला था, याद है कि नहीं याद है? पता नहीं तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकीय लाभांश। याद है कि जनसंख्या तो इतनी सारी है मगर उसके पास स्किल्स नहीं है, और जब स्किल्स नहीं है तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड लेंगे? नहीं लेंगे। तो यहां प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करें, हम लोगों की जो संख्या है उसका लाभ कमाएं। और वो लाभ कब कमाएंगे? जब लोगों में प्रोडक्टिविटी होगी, जब उनके पास स्किल्स होगा, ठीक है ना। अगर स्किल नहीं होगा तो हम उन प्रोडक्टिविटी, अगर स्किल नहीं है तो प्रोडक्टिविटी भी जीरो ही है, समझ गए ना। प्रोडक्टिविटी हम जिससे हम कुछ कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या हूं? मैं मान लीजिए मैं मेंटोर हूं, मैं टीचर हूं, मैं कोच हूं, ठीक। तो ये कोच क्या, ये टीचिंग क्या है? एक स्किल है। पढ़ाना क्या है? एक स्किल है, ठीक है। तो वो क्या है? वही मेरी प्रोडक्टिविटी है, वही मेरी आय का साधन है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग तो बहुत सारे हैं, जनसंख्या कितनी है? बोरा भर के हमारे पास जनसंख्या है। अब बोरा भर के जनसंख्या होने के बाद भी अगर उनके पास स्किल्स नहीं है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? जीरो होगी। तो हमें ये आवश्यकता है कि हम अपनी जनसंख्या को, ना केवल देश, हम अपनी बात कर रहे हैं, उन सभी विकासशील देश और सभी देशों में लोग जो जनसंख्या है उनको हम स्किल्स प्रोवाइड करें जिससे हम उत्पादकता को प्राप्त कर पाए। इसके अलावा एजुकेशन, शिक्षा बहुत जरूरी है, और ये दोनों आपस में अंतर संबंधित है, कहीं ना कहीं ये दोनों ही इंटरेक्ट हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। लोग तो हम बहुत सारे हैं, स्किल्स और एजुकेशन कुछ नहीं है। स्किल्स और एजुकेशन अगर कुछ नहीं है तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है? बहुत बड़ा जीरो है, ठीक है ना। रिक्शा चलाना
एक स्किल्स है। ड्राइविंग क्या है? स्किल्स। मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास स्किल्स है, कुम्हार घड़ा बना रहा है, क्या है? एजुकेशन क्या है? नहीं है, वो पढ़ना नहीं जानता, वो साक्षर नहीं है, लिटरेट नहीं है। साक्षर की डेफिनेशन क्या? 7 साल से अधिक जो पढ़ सके, लिख सके, अर्थमेटिक थोड़ा सा ज्ञान कर सके, वो अर्थमेटिक का ज्ञान हो, वो क्या है? लिटरेट है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, जमा घटा भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुम्हार, वो क्या कर रहा है? घड़ा बना रहा है। चटाई बिनने वाला, चटाई बहुत सुंदर चटाई बना रहा है लेकिन पढ़ रहा नहीं है, लेकिन वो उसमें क्या है? स्किल्स है। एजुकेशन नहीं है बट स्किल्स है। दरी बनाना है, टोकरी कोई व्यक्ति बना रहा है, कोई गमले अच्छे से बना रहा है, फ्लावर पॉट बहुत अच्छा पेंट कर रहा है, वो क्या है? एजुकेटेड नहीं है मगर स्किल्स है। तो आपके पास एजुकेशन और स्किल्स दोनों होने चाहिए, नहीं तो समस्याएं होंगी उस देश को। और अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है तो ये भी क्या होगा? जीरो होगा। बहुत सारे लोग हो गए बोरा भर के, अब पूछे ठीक है कमाइए, क्या कमाएंगे? क्या आता है आपको? आज भारतीय युवाओं को, ज्यादातर युवाओं कहां जा रहे हैं? भारतीय युवाओं, अगर आज टीनेजर से पूछते हैं, 25 साल का हो गया, अच्छा ठीक है बीए पास हो गया, करते क्या हो जी? कुछ नहीं। क्या कर सकते हो जी? टिकटॉक बना सकता हूं। अब भाई टिकटॉक बनाने से पैसे थोड़ी आएंगे। टिकटॉक क्या है? प्रोडक्टिविटी है क्या? टिकटॉक अपने आप में कोई स्किल थोड़ी है। गाना बजता रहेगा, मुंह हिलाते रहो, ठीक है ना, और क्या कर देते हैं? ऋतिक से ऋतिका बन जाओ, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी नहीं है भाई वो। आपको प्रोडक्टिव कुछ करना है। आपको ड्राइविंग आती है, आपको टीचिंग आती है, आप योगा ट्रेनर हैं, आप जिम ट्रेनर हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप प्रोफेसर हैं, ठीक है, आप डिसीजन मेकर हैं, आप मोटिवेट, कुछ ऐसा हो जो मार्केट में डिमांड हो, ग्लोबल लेवल पर आपकी डिमांड हो, तब आप क्या कहलाएंगे? स्किल कहलाएंगे, और तभी आपकी प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, मानव को स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए। क्यों? क्योंकि मानव के पास अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, मान लीजिए उसकी स्किल है, वो एजुकेटेड है, स्किल भी है, एजुकेटेड है, लेकिन बीमार पड़ गया, अगर वह बीमार पड़ गया तो क्या वह अपने स्किल्स को और एजुकेशन को यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यह जरूरी है कि हम अपने देश की जनसंख्या को हेल्थ फैसिलिटीज दे सकें, और हेल्थ फैसिलिटीज होगी तभी हम उसकी प्रोडक्टिविटी को यूज कर सकते हैं, तभी वह अपनी प्रोडक्टिविटी को नेशनल इनकम में ऐड कर सकता है, अदरवाइज जीरो है, ठीक है ना। कोई बहुत अच्छा पढ़ाने वाला व्यक्ति है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, वह खुद ही उसको हेल्थ इश्यूज हो जाएं तो वो क्या दूसरों का इलाज कर पाएगा? आप देख ही रहे हैं कोरोना काल जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा है ना, कोरोना एरा क्या चल रहा है। आप देखिए डॉक्टर्स अगर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो जो उनका स्किल्स है वो क्या है? धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज आपको मुहैया और आपको उपलब्ध करानी होगी, ठीक है। तो एक ये चीज है। इसके अलावा रोजगार, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। रोजगार आप उपलब्ध कराइए। स्किल्स भी है, वो अच्छा ड्राइवर है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, इंजीनियर है लेकिन उसको नौकरी ही नहीं मिल रही है, तो उसके स्किल्स क्या हो गए? खत्म हो गए, जीरो हो गए। तो वो प्रोडक्टिव है? नहीं है प्रोडक्टिव भाई, ठीक है ना। एक तो स्किल्स ही नहीं है तो प्रोडक्टिव है ही नहीं, लेकिन स्किल्स होने के बाद उसके पास रोजगार नहीं है तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो भाई हमको उसके पोटेंशियल को यूज करना है अपने राष्ट्रीय आय में, अपने नेशनल इनकम में, तो हम उसको क्या करना पड़ेगा? रोजगार देना पड़ेगा। तो भाई प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है, और ये प्रोडक्टिविटी आती है कुशलता से, शिक्षा से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, और उनको रोजगार देकर, ठीक है, उनको रोजगार देकर, ट्रेनिंग देकर। स्किल्स को हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग, प्रोफेशनल उनको ट्रेनिंग दे, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको हम ट्रेनिंग दें। तो ये सब जरूरी है किसी भी देश की उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जो कि थर्ड पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे पिलर की तरफ, जो कि क्या है? एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। चौथा क्या है? एम्पावरमेंट, बहुत जरूरी है सशक्तिकरण। फोर्थ एंड लास्ट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट।
सशक्तिकरण क्या है? एम्पावरमेंट देखिए सिंपल है, एक लाइन में बता देता हूं मैं क्या है एम्पावरमेंट, ठीक है। पावर टू मेक चॉइस, सिंपल सी लाइन है, 3 शब्द, पावर टू मेक चॉइस। भाई चुनने का अधिकार, जो अवसर उसके पास है वह उन अवसरों को क्लिक कर ले, वह उन अवसरों को सिलेक्ट कर सके, वह उन अवसरों को क्या कर सके, सिलेक्ट कर सके। अगर वह उन अवसरों को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है तो वह एम्पावर्ड नहीं है और ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा क्लियर है, ठीक है ना। जैसे मैं बताता हूं, जिन देशों में महिलाओं को अधिकार नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, मत अधिकार नहीं था, वह चाहते थे कि वह इस कैंडिडेट को चुने, उसके पास ऑप्शंस थे, लेकिन क्या उस कैंडिडेट को चुनने का अधिकार था? क्या वह उस चॉइस को क्लिक करने का राइट था? नहीं था। क्या है एम्पावरमेंट? यदि कोई महिला ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारी बैकवर्ड कम्युनिटी में यही है कि महिला क्या कर रहे हैं कि महिलाओं को हम पढ़ने का राइट नहीं दे रहे, महिलाओं को हम पर्दे में रख रहे हैं, ठीक है, महिलाओं को हम पर्दे में रख रहे हैं, तो उनके पास चॉइस ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, चॉइस तो दे देते हैं लेकिन उस चॉइस में उसको सिलेक्ट करने का अधिकार नहीं है कि भाई उसको इंजीनियरिंग करनी है या उसको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो उसको शहर में जाना होगा और पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, हुए लड़की कैसे जाएगी? तो क्या करेंगे? तो जो यहां पर विकल्प है गांव में, टाउन में, उसी को ही हमें क्या करना है, क्लिक करना है, चूज करना है, ठीक है। तो भाई एम्पावरमेंट चाहिए। एम्पावरमेंट देखिए किसका? जो डिप्रेस क्लास है, जो क्या है, डिप्रेस क्लास है, जो वंचित वर्ग है। वंचित वर्ग भारत में सो कॉल्ड कह सकते हैं SC, ST, OBC, वुमेन, ये है। और इकोनॉमिक बैकवर्ड जो लोग हैं वो भी है, इकोनॉमिक बैकवर्ड है, BPL है। ये सब क्या है? जो वंचित वर्ग हैं, जिनको नहीं मिल पाया है क्या, जिनको एम्पावरमेंट नहीं मिल पाया है, जो सशक्त नहीं हो पाए हैं। सशक्तिकरण क्या है? पावर टू मेक चॉइस। पावर टू मेक चॉइस, चुनने का अधिकार। यानी कि यहां पर सीधी सी बात अगर हम करें एक लाइन में, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। फ्रीडम किसकी? सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है। कोई जेंडर बेस इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वह स्वतंत्र हो, वो अपने डिसीजन ले सके और उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सके, वह डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है ना। इसके अलावा, क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं है तो वहां पर समानता जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होंगी ही नहीं। स्वतंत्रता और समानता दोनों समानांतर चलती हैं और दोनों में से भी कोई भी एलिमेंट अगर एब्सेंट है तो दूसरे वाले एलिमेंट का होना या ना होना एक समान है, ठीक है ना। होना या ना होना क्या है? एक समान है। तो भाई और क्या कि कोई भी विकल्प स्वतंत्र, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? स्वतंत्रता होनी चाहिए किसकी? अपने अवसरों को, अपने विकल्पों को, अपनी चॉइस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को चुनने की। वही क्या है? एम्पावरमेंट, कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है। और ना केवल एजुकेशन, जो भी आपके डिसीजन है, बस गैर कानूनी डिसीजन नहीं होने चाहिए कि भाई मेरे को तो बंदूक बनानी है, चलो आज मन कर रहा है मैं ना आज एटम बम बनाता हूं क्योंकि मेरे को स्वतंत्र है, ऐसा नहीं, ठीक है। कानूनी दायरे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के अकॉर्डिंग आप राइट होने चाहिए। तो आपके पास फ्रीडम जैसा जो करना है, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, आप उसको चूज कर सकें, ठीक है। तो स्वतंत्रता एक बहुत जरूरी है। इसके अलावा भाई, इसके अलावा क्या होना चाहिए? एक पब्लिक पॉलिसीज
बार बार लोक नीति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पब्लिक पॉलिसीज जिसमें हम विमेन एम्पावरमेंट या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्याओं को सुलझाएं, ठीक है। कुछ लॉ लाके, डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, डोरी को एंटी डोरी लॉज हैं उसके द्वारा, ठीक है ना, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है। तो जो वंचित वर्ग है, जो एम्पावर्ड नहीं है, ठीक है ना, पब्लिक पॉलिसीज, लॉज, ठीक है, रूल कह सकते हैं हम। तो ये सारा का सारा वर्ग जो डिप्रेस्ड है वह इनके द्वारा क्या हो सके, सशक्त हो सके, इनके द्वारा सशक्त हो सके, पब्लिक पॉलिसी से, लॉ से, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी SC से, किसी ST से, उन वर्गों से जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वह कहीं ना कहीं समाज में निम्न भावना, हीन भावना से ना देखे जाएं और उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो वर्ड हिंदी का होता है ना, प्रताड़ना जैसी समस्याएं उनके साथ ना घटित हो। इसके अलावा और हम क्या करते हैं, इसके अलावा जागरूकता, अवेयरनेस से हम एम्पावरमेंट को स्टैब्लिश कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? जागरूकता से, अवेयरनेस से। अवेयरनेस के बहुत है, मीडिया के द्वारा है, ठीक है, मूवीज के द्वारा है, लिटरेचर के द्वारा है, हम जागरूक कर सकते हैं। तो एम्पावरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, हम उनको फ्रीडम दें, पब्लिक पॉलिसीज, लॉज बनाएं, हम उनको अवेयर करें, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम कर सकते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएं। ये वर्ड बड़ा चल रहा है आजकल चर्चा में, ये वर्ड बहुत चल रहा है चर्चा में, आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंस बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है ना तो आप एम्पावर्ड हैं, समझ लीजिए। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो एम्पावर्ड नहीं है। अगर आप 4-5 पैसा कमा रहे हैं, अगर आप अर्न कर रहे हैं और आप सेल्फ डिपेंडेंट, इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट है, तो आप देखेंगे आपका रुतबा और आपकी जो पोजीशन है वो है अलग नजर आएगी उस व्यक्ति से जो उस इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। ये अंतर है, ठीक है ना। एक फैमिली में 2 भाई हैं, एक भाई कुछ नहीं कमाता, एक भाई कुछ कमाता है, तो जो कमाता है वो आत्मनिर्भर है, हम देखेंगे वो एम्पावर्ड है, वो सशक्त है, वो जो डिसीजन लेगा उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है ना। तो भाई आत्मनिर्भर बनना है, न केवल फाइनेंशियली भी सोशल, आप आत्मनिर्भर बने, ठीक है, तो जिससे एम्पावरमेंट होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया है भाई, रिजर्वेशन वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है, यहां पे फिर मैं और डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये हो गया आज का, ठीक है, ये आज का था पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ये खत्म हो गया है, 4 पिलर हम लोगों ने, इसके जो 4 पार्ट हैं, 4 पिलर हैं, वो हमने क्या करे हैं, कर चुके हैं हम लोग। अब हम अगला टॉपिक करने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या है? अप्रोचेस। अगला टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए 4 अप्रोचेस हैं। कितनी अप्रोचेस हैं? 4 अप्रोचेस हैं। उपागम, उपागम का मतलब क्या है कि हम कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का, अगर आपको इस टॉपिक को मैंने इसीलिए कहा कि पहला टॉपिक, जो पहला लेक्चर है वो जरूर देखें इस लेक्चर को देखने से पहले, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक का बहुत बड़ा पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। पहला क्या है? आय उपागम। चलो हिंदी में लिख दिया मैंने, इनकम अप्रोच कह सकते हैं, ठीक है, इनकम अप्रोच। दूसरा है कल्याण परक या कल्याण या वेलफेयर। क्या है? वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड होगा बेसिक नीड अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, ठीक है। 4 अप्रोचेस हैं, ठीक है। और चौथा क्या है? कैपेबिलिटी। चौथी अप्रोच क्या है? कैपेबिलिटी, क्षमता उपागम, ठीक है। क्या है? क्षमता उपागम। तो भाई ये 4 अप्रोचेस दी हुई है, मैं यही समझा दूंगा आपको। 4 अप्रोचेस हैं।
सिंपल सी बात है, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आय, कि आय इनकम अप्रोच क्या है। सिंपल है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नापना, मेजर करना, जिसमें हम बात किसकी करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, जीएनपी की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेट नेशनल इनकम की बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। सारी बात इनकम पर होगी, ठीक है, सारी बात किस पर होगी, इनकम पर होगी। तो सारी बात जब इनकम पर होगी तो क्या हो गया, ये इनकम अप्रोच हो गया। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने का नजरिया क्या है, अप्रोच। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण कह सकते हो आप, मेथड कह सकते हो आप। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने का मेथड क्या है, इनकम। और मैंने बताया पहले, इसको और ज्यादा समझना है तो लेक्चर 1 देख लें आप लोग। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक देखेंगे, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट चेंज ओवर द टाइम वाले में आप देखेंगे। पहला जो पॉइंट होगा वो ये वाला है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया कि जब हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने लगे, जब इनकम के द्वारा हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने लगे, तो वो क्या कहलाती है, आय उपागम। यानी कि इसके सेंटर में ये क्या है, इकोनॉमी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है, इकोनॉमी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है ये वाली। अब आइए वेलफेयर अप्रोच। भाई जब आपने जीडीपी ग्रोथ नेशनल इनकम प्राप्त कर ली, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है। क्या करना है, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है। अब उसमें क्या करेंगे भाई, वेलफेयर की बात करेंगे हम। वेलफेयर में क्या करेंगे, वेलफेयर पॉलिसीज बनाएंगे। वेलफेयर पॉलिसीज में क्या करेंगे, हम एजुकेशन पे बात करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान, ब्लैक बोर्ड मिशन, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील, इन पे हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे हेल्थ पे बात करेंगे। हम लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हम बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है हम उसको दुरुस्त करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम मरीजों पर डॉक्टर्स की जो एवरेज आ रहा है वो ज्यादा हो, नंबर ऑफ बेड्स को हम बढ़ाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे हम मेडिकल फैसिलिटी में। तो हम वेलफेयर पे हम बात करेंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सोशल सिक्योरिटी पे हम बात करेंगे। सोशल सिक्योरिटी के हम पॉइंट पे हम बात करेंगे। सोशल सिक्योरिटी क्या है, सामाजिक सुरक्षा की हम बात करेंगे। जैसे हम पेंशन दें, ठीक है, जो छात्र हैं हम उनको स्कॉलरशिप दें। इसके अलावा जो सोसाइटी में डिप्रेस क्लास है उसको सिक्योर फील कराएं, उनको राइट देके, उनकी इकोनॉमी या हम उनको फाइनेंशियल असिस्ट करके, तो सोशल सिक्योरिटी हम उनको प्रोवाइड कराएं, सामाजिक सुरक्षा हम उनको प्रोवाइड करा पाए। तो ये वेलफेयर अप्रोच है। जब हम ध्यान से, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को जन कल्याण के मेथड से, जन कल्याण के चश्मे से, जन कल्याण के दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, कि हम ज्यादा से ज्यादा मानव को सेंटर में रखें, कल्याण पे बात करें, वेलफेयर पे बात करें, तो वेलफेयर अप्रोच वही कहलाती है। जब हम लोक नीतियां, पब्लिक पॉलिसीज पे बात करें, एजुकेशन सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब वेलफेयर सेक्टर, सोशल सेक्टर पर हम ज्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है, ना कि इकोनॉमी सेक्टर पर। इकोनॉमी सेक्टर पे तो करना ही है, क्योंकि भाई ये सारी चीजें, पॉलिसीज, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, कहां से आएगा पैसा, जब तक यही नहीं होगा। तो ये तो आधार है ही। तो यहां की चीज जब पूरी तरह से यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द इनकम विच इज अर्न बाय द एट द नेशनल लेवल, तो गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट टू ईच एंड एवरी क्लास एंड कास्ट, ठीक है। वो कैसे होगा, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी से। तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा अनुपात, या हम ह्यूमन डेवलपमेंट को जब वेलफेयर मेथड से
और वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कौन सी अप्रोच कहलाती है? वेलफेयर अप्रोच। ठीक है, अब आइए थर्ड वाले पे। अब आते हैं हम थर्ड अप्रोच पे। थर्ड अप्रोच क्या है देखते हैं। थर्ड अप्रोच है बेसिक नीड अप्रोच। सिंपल सी बात है, बेसिक नीड्स का मतलब क्या है? जो आपको जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, न्यूनतम आवश्यकताएं, जिसे हम कह सकते हैं कि इतनी आवश्यकताएं तो आपको जरूरी हैं। अगर ये आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो लगातार समस्याएं बनी रहेंगी और आपके जीवन पर अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। किसने दी? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसने कहा कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट वो है जहां पर कम से कम ये आवश्यकताएं, अब आवश्यकताएं कितनी बताई इसने? 6 आवश्यकताएं बताई हैं भाई। अब 6 आवश्यकताएं क्या है? वही है जो वेलफेयर में मैंने बात करी। सबसे पहले क्या है? मील यानी फूड तो चाहिए ही आपको। दूसरा आवास चाहिए आपको। तीसरा आपको वाटर चाहिए आपको। चौथा एजुकेशन चाहिए आपको। पांचवा हेल्थ चाहिए आपको। ठीक है, और छठा क्या है? सैनिटाइजेशन यानी स्वच्छता। ये 6 आवश्यकताएं उन्होंने बताई हैं। मील, आवास, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि बेसिक नीड अप्रोच यानी कि बेसिक नीड्स तो आपकी ये पूरी की पूरी होनी ही चाहिए। जब हम इन बेसिक नीड अप्रोच से हम डेवलपमेंट को देख रहे हैं तो वो क्या है? वही अप्रोच क्या है? बेसिक नीड अप्रोच। कि जब हमने केवल इन 6 आवश्यकताओं पर, केवल इन 6 आवश्यकताओं पर डेवलपमेंट को स्थायी कर दिया, इसके अलावा हम और विकल्पों को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और विकल्प को हम इग्नोर मार रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हो, तो ये कहीं ना कहीं ये अप्रोच पता है कौन सी है? ये अप्रोच है सोशलिस्ट, कम्युनिस्टिक। ठीक है, कम्युनिस्ट अप्रोच आ रही है ये। क्यों? क्योंकि केवल और केवल बेसिक नीड्स की बात कर रहा है ये, केवल बेसिक नीड। इसके अलावा भी तो है भाई। इंडस्ट्री की क्यों नहीं बात कर रहा है? इंडस्ट्री की कहीं बात नहीं है। बिना इंडस्ट्री के कैसे काम होगा? ये बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी जब तक ये नहीं होगा? तो ये कह रहा है कि भाई विकल्प किसी के पास हो या ना हो वो इग्नोर है, लेकिन सभी को कम से कम ये पूर्ति अगर हो जाए तो वो फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट क्या है? वो फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट बेसिक नीड अप्रोच का है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? ये डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? 6 आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव विकास। 6 आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है? वो है मानवीय। तो इसे हमने कहा बेसिक। अगला है कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या है? संसाधनों तक। भाई पहले बता दो किसने दिया? हमारे अमृता सेन भाई साहब ने। अमृता सेन ने दिया ये, और इन्होंने कहा कि संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों तक पहुंच क्या है? मानव विकास। अगर रिसोर्सेज तक कोई पहुंच रहा है, जिसके पास सब रिसोर्सेज एक्सेसिबल हैं, वो हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट है, अगर उसको ये सब मिल रहा है ना, वही अप्रोच, वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, क्षमताओं को बढ़ाना है। ये वाली अप्रोच क्या कहती है कि ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए आप, और जब कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी ना तो मानव खुद संसाधनों तक पहुंच जाएगा। मानव खुद क्रिएट करेगा रिसोर्सेस और वह खुद रिसोर्स तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अमृता सेन ने क्या बोला? यह अप्रोच क्या कह रही है? यह अप्रोच कहती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? संसाधनों तक पहुंच, कैपेबिलिटीज बढ़ाइए आप लोगों की। आप लोगों की कैपेबिलिटीज अगर बढ़ाते हैं तो आप क्षमता एक्चुअली बढ़ा रहे हैं, कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट तक का मार्ग तय कर रहे हैं। अब कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ेंगी? वही स्किल से,
हेल्थ से, एजुकेशन से, वही जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो जो कैपेसिटी, जो प्रोडक्टिविटी वाला जो पॉइंट था, वही कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन इनडायरेक्ट कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई संसाधनों तक पहुंच क्या है? मानव विकास। क्योंकि भाई कई लोग संसाधन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और जो संसाधन तक पहुंच गए तो ये स्वाभाविक है कि उसका विकास होना बिल्कुल स्वाभाविक और ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो भाई ये 4 मेजर अप्रोचेस ह्यूमन डेवलपमेंट की जो हमने यहां पर कर ली है, ठीक है। तो आज के दोनों टॉपिक्स हमने निपटा दिए हैं, कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, जो भी रिलेटिव्स हैं, नोइंग, जो जिनको भी आप जानते हैं, जो भी 12th में हैं, तो जिससे उनको फायदा हो सके। और आगे की लेक्चर सीरीज को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें।